हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं जिसका नाम है मूल विधि। ठीक है, और हम लोग इसको पूरा अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे। पूरा सिलेबस जो मूल विधि का है उसको जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है उसको हम पूरी तरीके से कवर अप करेंगे और एक ऐसा कंटेंट आपको देंगे जिसमें आपको कहीं इधर उधर भगने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इसी के माध्यम से आप आने वाले जो पार्ट हैं मूल विधि के उसको आप समझ सकेंगे, पढ़ पाएंगे। तो हम लोग सीधे अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है, मुद्दा तो भाई साहब बड़ा गंभीर है। चल रहा है कोरोना काल और आपने अगर सजगता नहीं दिखाई तो हो जाएगा आपका बीड़ा पार। इसलिए आप सजग रहें, सतर्क रहें और अपने कर्तव्य मार्ग पर निरंतर अभ्यास करते रहें। ऐसी ईश्वर से हम मनोकामना करते हैं कि आपको वो बुद्धि और सद्बुद्धि सब कुछ दे ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के टॉपिक में मूल विधि में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आज हम भूमिका बनाएंगे कि किस तरीके से मूल विधि काम करेगी हमारे सिलेबस में। देखिए, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें हम लोग ऐसी चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। मूल विधि में सबसे पहले जानने का प्रयास ये होता है कि भाई साहब कानून क्या है। ठीक है, कानून ही मूल विधि के अंदर आते हैं। तो भारत में कानून की अगर बात करें तो अभी देखिए हम लोग सिर्फ थीम बना रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, केवल मूल विधि की थीम है, कैसी होगी उसको समझने का प्रयास पहले चैप्टर में करेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग सीधे बात करेंगे मुद्दे की, जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और जितने भी अधिनियम हैं, यातायात, पर्यावरण, वन्य जीव, मानवाधिकार, आईटी, साइबर, जनहित, भूमि सुधार, दहेज, इन सभी चीज़ों, आयकर का हो गया, सूचना का हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हो गया, पर्यावरण से हो गया, जीव संरक्षण से हो गया, या और आपका बहुत सारी चीज़ें जो होंगी उनका हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग एक भूमिका पर चल रहे हैं। तो भारत में कानून की अगर बात करें तो भारत में जो कानून होता है वो दो प्रकार का होता है। देखिए स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए, आइए स्क्रीन पर बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब मैं इसमें आपको हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ और मेरे शब्दों पर आप गौर कीजिए और स्क्रीन पर देखते जाइए। मैं आराम से आगे बढ़ते चल रहा हूँ। देखिए होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि देखिए भारत में जो कानून है, ठीक है, भारत में जो कानून है वो दो टाइप का है। एक तो सिविल कानून है और एक आपराधिक कानून है। अब सिविल कानून की अगर बात करें तो क्या क्या आएगा उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, संपत्ति जितने भी मामले हो गए वो सिविल कानून में आएंगे। जो प्रॉपर्टी से हो गया, मनी से हो गया, स्थावर का मतलब स्थिर चीज़ें हैं जो, ठीक है, भूमि से हो गया, ये सब मामले सिविल के मामले हो गए। जंगल की जो वनस्पतियाँ हैं, जंगल की जो आपकी संपदा है वो सब सिविल मामले में आएंगे। अधिकार आपके जो दिए गए हैं वो सभी किस में आएंगे, उसका अगर हस्तक्षेप हो रहा है तो सिविल मामले में आएंगे। बात करें सिविल मामले होते क्या हैं कि इनकी परिभाषा बात करें तो जो कानून संपत्ति से संबंधित होंगे, एक मोटा मोटा आइडिया है कि जो कानून संपत्ति से संबंधित होंगे वे सिविल कानून में रखे जाएंगे। ये बात आपको समझनी होगी। बात करते हैं आपराधिक कानून की। आपराधिक कानून दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका बड़े कानून जिसे मेजर कानून बोलते हैं, एक होता है छोटे कानून जिसे कह सकते हैं माइनर कानून। बहुत ही बड़ी विशेषता ये है कि बड़े कानून जो होते हैं इन्हें हम लोग जनरल कानून बोलते हैं, सामान्य कानून बोलते हैं। ये हर जगह मोस्टली लागू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य कानून। छोटे कानून होते हैं ये स्पेशल कानून हैं क्योंकि कुछ ही जगह पर लागू होते हैं। मेरी बात को आप आसानी से समझ पाएंगे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं जैसे आईपीसी जो कि सिलेबस में है, पढ़ेंगे हम लोग। सीआरपीसी ये भी सिलेबस में, इसको भी पढ़ेंगे। तो ये तो बड़े कानून हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा धाराएं हैं और बहुत ज़्यादा कानून हैं। ठीक है, तो ये हर जगह लागू हो जाते हैं। सीआरपीसी में स्पेशल कानून में क्या है, स्पेशल कानून एग्जाम्पल देते हैं SC ST एक्ट। तो ये एक छोटे कानून है, केवल SC ST एक्ट पर ही लागू होंगे। अगर SC निम्न जाति के लोग हैं, अगर उनका कोई शोषण हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग SC ST एक्ट सरकार लगाएगी, पुलिस वहाँ पर लगाएगी, वहाँ और भी कानून दूसरे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जैसे हो गया पाक्सो एक्ट जो कि बच्चों से संबंधित है, लैंगिक संरक्षण के लिए है पास्को एक्ट। तो पास्को एक्ट में ही काम करेगा, उसकी जगह कोई दूसरा कानून यहाँ पर नहीं लगेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है।
अगला एग्जाम्पल बात करें तो NDPS जो एक्ट है, जो नारकोटिक विभाग से संबंधित होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी जो है एक स्पेशल कानून है, इसकी जगह तो कोई दूसरा कानून काम नहीं करेगा। अब हम कह दें कि NDPS जो एक्ट है उसकी जगह हम IPC लगा दें तो नहीं लगेगी, ठीक है ना, इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पेशल कानून है इनकी जगह पे कोई हम जनरल कानून को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात आप मेंशन रखिए, इस बात को अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। मेरी वीडियो को आप आराम से चलाएं, या जिसको जल्दी लग रहा हो तो वो कम कर ले, जिसको कम लग रहा हो वो तेज़ कर सकता है अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दें कि IPC के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। IPC के अंदर हम लोग 23 चैप्टर हैं। कितने हैं? 23 चैप्टर हैं। शॉर्टकट में लिखा हुआ, समझने का प्रयास करें। IPC के अंदर जो है वो 23 चैप्टर हैं और 511 धाराएँ हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 23 चैप्टर हैं, 511 धाराएँ हैं। और ये IPC जो एक्ट आया था वो 1860 में आया था। कब आया था? 1860 लेकिन ये लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 में। 1 जनवरी 1862 में ये लागू हो गया था। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये पूरे संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। यस, ये संपूर्ण भारत में इस समय आज के दौरान लागू हो रहे हैं, जबकि 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर स्टेट को छोड़ करके सभी जगह लागू हो रहे थे। आपने देखा होगा अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, तो वहाँ से जम्मू कश्मीर में भी समानता हो गई है। हर जगह समान सिचुएशन है, इसलिए ये कानून अब हर जगह लागू हो रहे हैं, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। CRPC की बात करें, ये क्या है, IPC क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब आपको मैं बताऊँगा। CRPC के बताते चलो, दंड प्रक्रिया संहिता बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं। IPC होता है आपका भारतीय दंड विधान, ठीक है, ये बात समझ, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। तो ये बातें सब हम लोग करेंगे डिस्कशन, लेकिन अभी फ़िलहाल एक थीम है, उसको समझने का प्रयास करें। IPC के अंदर 23 अध्याय हैं, 511 धाराएं हैं। 1 जनवरी 1862 में लागू हो गया। CRPC क्या है? बड़ा कानून है, ये भी है। ये प्रोसेस होता है, इसमें 37 अध्याय हैं और 484 धाराएँ हैं। ये अप्रैल 1973 में आया था और 1974 में 1 अप्रैल 1974 को ये पूरे भारत में तो स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन 2019 में ये पूरे भारत में स्टार्ट है। तो कह सकते हैं कि 1974 में ये लागू हो गया था। 1973 में आया CRPC, 1973 बोलेंगे, लेकिन लागू कब हुआ? 1974। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ी सी आगे बात करते हैं और जल्दी से बात करते हैं। देखिए, अभी ये मत समझिएगा कि टॉपिक स्टार्ट हुआ नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ भारतीय दंड संहिता 1860, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको झलक दिखाना चाहूँगा। इसके साथ में बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको मैं बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, होता क्या कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 में बना, लेकिन 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन पेनल कोड। बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें मैंने बार बताया 23 अध्याय हैं, 511 धाराएं हैं। याद कर लीजिए इसको। इसमें 23 धाराएं हैं, 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। देखिए, होता क्या है कि IPC की थोड़ी सी मैं भूमिका बताना प्रयास करूँगा। ये कोई टॉपिक नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है, टॉपिक अलग से स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। IPC की अपराध, देखिए IPC में किस तरीके से काम होता है। भाई, इंडियन पेनल कोड तो हो गया, लेकिन अब इसमें किस तरीके, इसमें जो भी मामले हैं सब आपराधिक मामले हैं। मैंने आपको पहले बताया था, वीडियो देखी पीछे आकर के, उसमें लिखा था कि कानून 2 प्रकार के थे, सिविल कानून था और आपराधिक कानून था। जो पुलिस एक्शन लेगी वो केवल आपराधिक कानूनों में ही लेगी, सिविल कानूनों में पुलिस का कोई रोल नहीं होता। जितने भी पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि अपराध को कम किया जा सके, अपराध ना हो, ठीक है। तो आपराधिक कानून जितने भी होंगे उसमें पुलिस काम करेगी। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो अगर आपके घर में कोई किराएदार रहता है और अगर उसने पैसे नहीं दिए आपको, मान लीजिए आपको उसने किराया नहीं दिया, 2-3 महीने हो गए आपको किराया नहीं दिया, तो आप सोचें कि और आप उससे कह रहे हैं कि लाओ, लेकिन वो किराया नहीं देंगे, क्या कर लोगे? तो क्या आप पुलिस के पास जाएंगे? अगर आप पुलिस के पास गए तो पुलिस साफ कह देगी कि भाई साहब ये मेरा मामला नहीं है, ये पैसे संबंधित मामला है, आप सिविल कोर्ट जाइए, वहाँ याचिका दायर कीजिए, ये मेरे पास कोई मामला यहाँ का नहीं है। अगर वो अपराध जो किराएदार है अगर वो लड़ाई झगड़ा कर देता है, मार देता है, तब तो आपराधिक मामला हो गया, क्रिमिनल केस हो जाएगा।
तब तो पुलिस एक्शन लेगी। अगर उसने बातों से ही केवल कह दिया कि नहीं हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, तो आप उस समय पुलिस वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं समझ? इसलिए आपराधिक मामलों का निस्तारण करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को पुलिस प्रदान की गई है, क्योंकि राज्य सरकार की गृह मंत्रालय से संबंधित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आईपीसी की। तो आईपीसी जो अपराध के ही मामले दर्ज करेगा, अपराध के ही केस होंगे उसमें। लेकिन अपराध कई प्रकार के होते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करें। देखिए, अपराध होते कई प्रकार के हैं, लेकिन इसमें मोस्टली होते हैं दो। एक होता है गंभीर आरोप, गंभीरता का अपराध, और एक होता है जमानती या गैर जमानती अपराध। ठीक है, तो एक होता है जमानती अपराध और एक होता है गंभीरता का अपराध। गंभीरता और जमानती, जमानत कभी कभी क्या होता है कि कोई अपराध ऐसा होता है जिसमें जमानत मिल जाती है और कभी कभी नहीं मिलती। दोनों बातें हैं कि नहीं है? कभी जमानत मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। बेलेबल और नॉन बेलेबल, बेल दो प्रकार की, बेलेबल और नॉन बेलेबल, ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब आपने कैसा अपराध किया है ये डिसाइड होगा धाराओं से, उनका अध्ययन करने से, साक्ष्य से, सबूत से कि आपका अपराध क्या है, कैसा है, कम है या ज़्यादा है। तो वही बात समझिए, आईपीसी की अपराध गंभीरता का अपराध और जमानती और गैर जमानती, कह सकते हैं जमानती का अपराध। अब गंभीरता में भी दो प्रकार के अपराध आते हैं। कैसे? एक होता है संघीय अपराध और एक होता है असंघीय अपराध। ये बात समझ पा रहे होंगी? एक होता है संघीय अपराध, एक होता है असंघीय अपराध। जो संघीय अपराध होगा यानी ज़्यादा खतरनाक अपराध है ये। इसमें क्या करेगी पुलिस जो है, FIR किसी दर्ज किया, पुलिस बिना वारंट के ही आपको गिरफ्तार कर लेगी अगर आपने ज़्यादा बड़ा अपराध किया है। तो अगर छोटा अपराध है तो पुलिस जो है वो जब ऐसे आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, जब कोर्ट पुलिस से कहेगा कि जाओ उस बंदे को गिरफ्तार करके लाओ, एक गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा, तब जा कर के पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। तो वो हुआ जाएगा आपका छोटा अपराध या असंघीय अपराध में आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे होंगे? और किसी ऐसे अपराध भी होते हैं जिसमें जमानत की बात करती है और न जमानत की बात होती है, जमानत होगी और नहीं भी होगी, दोनों बातें होंगी। तो इस प्रकार से अपराध दो तरह की श्रेणी में रखे जाएंगे, गंभीरता का और जमानती का। गंभीरता में भी दो प्रकार के आ जाते हैं, संघीय और असंघीय। संघीय क्या होते हैं मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, डायरेक्ट FIR दर्ज करके, वो संघीय में आ जाएगा, जिसमें से कोर्ट की सहायता लेनी पड़ेगी, कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा तब गिरफ्तार करेगी, तो वो असंघीय में आ जाएगा। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए, आईपीसी के बारे में बात करते हैं। आईपीसी में दो चीज़ें और हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कुछ बात करेंगे अपवाद की और कुछ होते हैं अपराध की। बात समझ रहे? मतलब क्या अपवाद और अपराध का है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कैसे आपने कोई अपराध किया तो आपकी उसके लिए धाराएं हैं, सज़ा है, आपको दी जाएगी। उस सजाओं वर्णन 53 धारा से लेकर के 75 धाराओं के बीच में दिया गया है, तो वो आपकी अपराध में आ जाएगी। फिलहाल अभी इसको आप मत समझिए, केवल इतना समझिए कि अपवाद और अपराध क्या है। देखिए, अपराध में क्या आएगा कि जैसे आपने किसी को जानबूझकर इरादे से किसी को मारने का प्रयास किया, किसी को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, किसी का आपने कुछ भी किया, ऐसा कोई अपराध जो जानबूझ के किया गया, कहने का मतलब ये है, तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, उसमें सजाएँ आपको दी जाएंगी। ठीक है, कुछ धाराएँ हैं उसमें आपको सजा दी जाएगी। लेकिन अपवाद में क्या आएगा, जैसे आपका इरादा नहीं था किसी को मारने का, लेकिन वो जैसे आप छत पर खड़े हैं और छत पर नीचे कोई बंदा है, आपने जानबूझकर गमला उठाया उसको सिर पर मार दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन हो सकता है आप छत पर थे और हो सकता है आप जो है छत पर थे और उसके बाद जो है कि आपकी टच हो गया और गमला नीचे गिर गया और नीचे खड़ा आदमी के पास लग गया। आपका इरादा नहीं था मारने का उसको, लेकिन धोखे से हो गया ऐसा, तो वो अपवाद की श्रेणी में आ जाएगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों। उसको धाराएं कहाँ से कहाँ तक हैं, 76 से 106 में, वो सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अपवाद क्या है और अपराध क्या है। इसे डॉक्टर से मरीज मर गया तो जानबूझ के तो उसने नहीं मारा, तभी वो कॉन्सेंट फॉर्म भरा था पहले, ठीक है, तो जानबूझ के तो नहीं मारा, तो पुलिस उसको अपराध नहीं मानेगी या अपराध वो नहीं है। ठीक है, जिस जज है, जज ने अगर किसी को फांसी सज़ा सुना दी तो इसका मतलब जज अपराधी नहीं है, तो वो सब अपवाद की श्रेणी में आते हैं। और जानबूझ ही किसी को फांसी में लटका देगा
तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। और जानबूझ के नहीं है, एक हो सकता है तो ये अपवाद की श्रेणी में आ सकता है, वो अपवाद होगा। जैसे आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, कोई मर गया तो वो अपराध है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने नियमों का उल्लंघन किया है, तेज गाड़ी क्यों चलाई, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। या दो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो अपवाद हो जाएगा, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी डिस्कशन हम लोग बाद में करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल आपको डेमो वीडियो दे रहा था। उसके बाद एक बहुत ही बड़ी बात लिखी हुई है यहाँ पर कि किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई भी अपराध अगर दर्ज होता है तो ये आप समझ लीजिए कि वो राज्य के विरुद्ध अपराध होता है। नई बात समझ में आ रही है? समझिए फिर से। यदि किसी नागरिक के खिलाफ कोई अपराध दर्ज होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपराध जो है वो राज्य के विरुद्ध हुआ है। ये राज्य कर्तव्य होता है कि अपराध मौलिक अधिकारों की रक्षा करे नागरिक की, ठीक है। तभी अगर कोई केस आता है कि दूसरी स्टेट से, तो स्टेट बनाम ये बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती केरल राज्य, इस तरीके से जो केस आपने सुने होंगे, भारत संघ, इस तरीके से जो वर्सेस, कहने वाला ये तो पूरा स्टेट जिम्मेदार होता है उसका। बात समझ में आ रही? और भी बात आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बताऊंगा मैं कि पुलिस में, जैसे पुलिस है उसका CRPC में क्या रूल है और पुलिस कैसे। चलिए अगर हम बात करें कि सज़ा कितने प्रकार की, CRPC मैंने पॉइंट छोड़ दिया है, इसको बाद में बताऊंगा, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। CRPC की अनुसूची 1 में अपराधों का वर्गीकरण किया गया है कि कौन सा अपराध किस टाइप का है, उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है, इन सभी बातों का CRPC में वर्णन किया गया है। CRPC की अनुसूची 2 में, 2 में फॉर्म यानी प्रारूप किस तरीके से फॉर्म दिए गए, यानी किस टाइप के कोर्ट में फॉर्म होंगे, मतलब कोर्ट किस टाइप के फॉर्म पेश करेगा कि अपराध को गिरफ्तारी वारंट इस टाइप का होगा, आदेश वारंट इस टाइप का होगा, कोई सूचना होगी वो इस टाइप की होगी, वो सब बातें फॉर्म के रूप में होंगी और वो अनुसूची 2 में दी गई हैं। जबकि अनुसूची 1 में अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। जो IPC वाले जो अपराध हुए हैं वो किस टाइप के होंगे, उनका वर्गीकरण CRPC अनुसूची 1 में किया गया है। ये बात आपको समझनी होगी। सज़ा कई प्रकार की होती हैं, IPC में कई प्रकार सज़ाएँ होती हैं, जैसे जुर्माना आप हो सकता है, मृत्युदंड दिया सकती है, आपको आजीवन कारावास दिया जा सकता है, कारावास हो सकता है। कारावास 2 टाइप का होता है, एक तो नॉर्मल कारावास हो गया, एक में आपको काम दिया जाएगा, कारावास में भी आपको काम दिया जाएगा, उसका आपको पैसा भी दिया जाएगा। एक होता है संप्रहरण, फोरफीट बोलते हैं इसको। इस टाइप के अपराध आपके 5 प्रकार की सज़ाएँ होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पुलिस का CRPC में क्या रोल है। तो पुलिस कैसे काम करती है CRPC में, भाई पुलिस कैसे गिरफ्तार करेंगे, कैसे FIR दर्ज होगी, कौन सा आदेश होगा, ठीक, इन सभी चीज़ों का ये पूरा प्रोसेस होता है। CRPC क्या है, क्रिमिनल प्रोसेस कोड होता है, यानी प्रोसेस किस तरीके से होगा आगे का, और वो चीज़ें सब पुलिस काम करती है। CRPC के अंदर क्या अपराध हुआ है, क्या सज़ा है, वो IPC बताएगी, ये आपने अपराध किया, ये सज़ा है, ठीक है। अपराधों का वर्गीकरण किस टाइप का होगा वो CRPC बताएगी, लेकिन अपराध कौन सा है, कैसे अपराध हुआ, ये IPC बताएगी। अब बात करते हैं CRPC में एक होता अभियुक्त या आरोपी बोला जाएगा, कभी कभी बोलेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा ये कि ये दोष मुक्त हो सकता है, दोष यानी जिसने अपराध किया है वो अभियुक्त है या आरोपी है। आरोपी को बोल सकते हैं अभियुक्त, ठीक है। या तो दोष मुक्त हो सकता है, दोष सिद्ध हो सकता है, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसने अपराध नहीं किया या तो उसने अपराध किया। ये प्रोसेस से ही पता चलेगा, CRPC में आता है। CRPC के माध्यम से ये हम लोग स्पष्ट करेंगे कि अपराधी जो है वो दोष मुक्त है या दोष सिद्ध है। कुछ बातें हम लोग समझने की बात करें कि FIR क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, NCR क्या है, नॉन कॉग्निजियल रिपोर्ट, IPC क्या है, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। इन सब बातों का पुलिस का मुख्य काम क्या होता है, आपराधिक मामलों में काम होता है, ना कि सिविल मामलों में काम होता है। CRPC एक दंड प्रक्रिया संहिता है जो कोर्ट द्वारा पूरा शासन होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, और मेरी मुहिम में 1 वृक्ष अभियान में आप शामिल हों और नो यूज प्लास्टिक का सहयोग करें। आपको प्लास्टिक का यूज नहीं करना है और 1 वृक्ष आपको ज़रूर लगाना है। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपने समझा होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो था, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखें, और अगला वीडियो अब हम IPC पर लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहें मेरे साथ।